Jai Hind everyone. My name is Neha Singh and I welcome you all to the Online Career Academy. अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जीडी, एसएससी, जीडी या किसी भी सेंटर और स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे चैनल पर आपको लाइव क्लासेस प्लस स्टडी मटेरियल जो है रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, हमारा ऐप डाउनलोड करना है जिसका कि नाम है ऑनलाइन करियर अकेडमी। क्या टाइप करना है आपको? ऑनलाइन करियर अकेडमी। आपको हमारा ऐप टॉप पर शो हो जाएगा, उसको आपको डाउनलोड करना है, उसमें अपने आप को रजिस्टर्ड कीजिए। आप अगर कोर्सेज नहीं भी लेते हैं तो भी अपने आप को रजिस्टर्ड कीजिए और आप जो हम मॉक टेस्ट करवाते हैं उनमें आप टेस्ट देके अपनी प्रिपरेशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। एंड मोर ओवर हमारे चैनल पर हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी एनालिसिस करते हैं जिनसे क्या है कि आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं कि वेयर डू यू स्टैंड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि आपका कौन सा पोर्शन है जो वीक है, किस पोर्शन पर आपको काम करने की ज़रूरत ज़्यादा है, किस सब्जेक्ट पर आपको फोकस करने की ज़रूरत ज़्यादा है, जिससे आप ट्रेंड का भी पता लगा सकते हैं कि एग्जामिनर आपके एग्जाम का ट्रेंड क्या चल रहा है, किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और कौन सा सेक्शन आपका वीक है और स्ट्रॉन्ग है, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। तो उसके अकॉर्डिंग आप हमारे जो लेक्चर्स हैं, जो क्वेश्चंस हम कवर करवाते हैं उनको बार बार रिवाइज कीजिए और आप अपनी तैयारी को बूस्टअप कीजिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए आज का हमारा जो ये लेक्चर है दिस इज बिट इंटरेस्टिंग। देखिए आज के हमारे लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, इंडियन आर्मी क्लर्क का जो एग्जाम हुआ था हम उसको आज क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। मैं तो आपको आंसर्स बताऊंगी लेकिन साथ साथ आई वुड से कि मेरे आंसर बताने से पहले एक बार आप पेन और पेपर लेके बैठिए। यू कैन पॉज द वीडियो एंड जस्ट पिक अप पेन एंड पेपर। आप अपने साथ पेन और पेपर लेके बैठिए। मेरे आंसर बताने से पहले आप आंसर टिक करिए कि आप इसमें क्या आंसर करते हैं, फिर आप एनालिसिस करिए आप कितना स्कोर कर रहे हैं। चलिए छोटा सा टेस्ट मान सकते हैं हम इसको। देखिए इस एग्जाम के लिए आपको 1 आवर का टाइम मिलता है। जो मेन एग्जाम होता है इसमें आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी एंड कैरी इक्वल मार्क्स। आपको इक्वल मार्क्स का जो आपका एग्जाम होता है जितने का भी होता है वो इक्वल मार्क्स का होता है। ऐसा कुछ नहीं कि कुछ क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स के कुछ क्वेश्चन कम मार्क्स के। तो चलिए इंडियन आर्मी क्लर्क का जो एग्जाम हुआ था उसको आज हम कवर करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच वॉज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन। मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाई जाने वाली धातु इनमें से कौन सी थी। देखिए अगर आपने मेरे लास्ट लेक्चर्स देखे हैं, लास्ट वीडियो जो मैंने हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको कवर करवाए हैं, अगर आपने वो देखे हैं तो आपको इसका आंसर पता होगा। तो चलिए बताइए आपके अकॉर्डिंग इनमें से क्या होगा। क्या वो कॉपर होगा, क्या वो सिल्वर होगा, क्या वो ब्रास होगा या फिर ब्रॉन्ज होगा। बताइए क्या होगा। Which was the first metal used by men? So it was copper. Okay. Option number A is the correct answer. मैच कर लीजिए, आपका सही है तो टिक कर लीजिए, गलत है तो ओके, नॉट अ बिग डील। यहाँ गलत हो जाए चलेगा, एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स डिड नॉट एम्ब्रेस बुद्धिज्म। मतलब कि निम्न में से कौन सा ऐसा शासक था जिसने बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं किया था। ये चीज़ भी हमने हमारे पिछले लेक्चर्स में डिस्कस करी थी कि किस शासक ने जैन धर्म को अपनाया था और किस शासक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था और उसका प्रचार किया था। तो चलिए देखिए पहले आप अपना आंसर टिक कर लीजिए क्या होगा आपके अकॉर्डिंग। चलिए हम इसके ऑप्शंस को कवर करते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 1 कहते हैं क्या वो अशोका था। ओके, क्या वो अशोका था, क्या वो हर्षवर्धना था, तनिष्क था या समुद्रगुप्त था। आप अपना आंसर बताइए कि निम्न में से कौन सा ऐसा शासक था जिसने बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं किया था। तो आप इसमें से अशोक ऑप्शन जो है इसको तो क्लियरली कट कर सकते हैं क्योंकि अशोका ने तो बुद्ध धर्म को स्वीकार किया था, राइट। अब बचते हैं हमारे पास 3 ऑप्शन। इन 3 ऑप्शन में आपको बताना है कि वो कौन सा शासक था जिसने बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं किया था। तो वो था समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, समुद्रगुप्त जिसको विक्रमादित्य की उपाधि भी दी गई थी, जिसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा, विच स्टेट कैपिटल इज सिचुएटेड ऑन द रिवर गंगा। कौन से निम्न में से किस राज्य की राजधानी जो है वो गंगा नदी के तट के समीप है। ठीक
ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि ये फला सिटी कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, या ये जगह किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो कुछ इम्पोर्टेंट जो राजधानी है या कोई बड़ी बिग सिटीज है तो उनका आपको पता होना चाहिए, सारे की आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो बताइए, क्या वो भुवनेश्वर है, क्या वो रांची है, क्या वो कैलकाटा है, या फिर वो पटना है। तो बताइए कौन सी नदी है जो गंगा रिवर के किनारे पर स्थित है। तो वो नदी है, उसका नाम है उस शहर का नाम है पटना। पटना किसकी राजधानी है, बताइए किसकी राजधानी है पटना। पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। ओके, ये पता था आपको, वेरी गुड, पता होना भी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, झारखंड डज नॉट शेयर बाउंड्री विद, इनमें से कौन से राज्य की सीमा झारखंड से अलग है। मतलब कि जब हम इंडिया का मैप देखते हैं उनमें झारखंड के साथ कौन सा राज्य है जो सीमा नहीं बनाता है, जो बाउंड्री टच नहीं करता है। चलिए इसके ऑप्शंस पर एक नजर डालते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कहता है वेस्ट बंगाल, सेकंड उड़ीसा, थर्ड छत्तीसगढ़, फोर्थ मध्य प्रदेश। तो इसमें से भी आप एक ऑप्शन को तो कट कर सकते हैं। पहले आप अपना ऑप्शन क्लिक कर लीजिए, टिक कर लीजिए, आपका ऑप्शन इसमें से कौन सा होगा। तो देखिए छत्तीसगढ़ तो ऑफकोर्स बाउंड्री बनाता ही बनाता है। उड़ीसा, अगर आपको इंडिया का मैप याद है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर होगा वो बताइए क्या होगा। डोंट वेट फॉर मी, ओके, मुझसे पहले आप अपना, चाहे गलत भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि अभी कोई टेस्ट थोड़ी ले रहे हैं आपका। अभी मैं आपके पास एनालिसिस करने थोड़ी आ रही हूँ कि आपके कम मार्क्स आए या ज्यादा मार्क्स आए। आई इंसिस्ट आप एक बार अपनी तरफ से कोशिश करके देखिए। ओके, तो इसका आंसर होगा डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद झारखंड, बट यस इट शेयर्स इट्स बाउंड्री विद छत्तीसगढ़। ओके, मध्य प्रदेश अपनी बाउंड्री छत्तीसगढ़ से तो जोड़ता है लेकिन झारखंड से नहीं जोड़ता है। और क्या आपको पता है छत्तीसगढ़ कब बना था? नहीं पता? देखिए सन 2000 में, ठीक है, सन 2000 में जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। सन 2000 में छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया मध्य प्रदेश से। उसके बाद में जो एरिया वाइज जो सबसे टॉप जो राज्य बन गया था वो बन गया था राजस्थान। इससे पहले कौन था? मध्य प्रदेश। क्यों? क्योंकि उसमें जो छत्तीसगढ़ है वो जुड़ा हुआ था। ठीक है, अब उसमें से एरिया हटा दिया तो उसका एरिया कम हो गया ना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फंक्शंस फ्रॉम, जो निम्न में से भारत सरकार का शेयर बाजार जो है वो कहाँ स्थित है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो कहाँ स्थित है? तो इट इज लोकेटेड इन, बताइए बताइए कहाँ लोकेटेड है? मुंबई। ओके, इट्स लोकेटेड इन मुंबई। डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 5th क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, a tax which is paid by the person on whom the tax is incident is called a, किसी व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जाने वाले कर को क्या बोला जाता है। मतलब कि जिस व्यक्ति पर कर लगा है उसी ने उसका भुगतान किया है तो उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोला जाता है डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि जिस व्यक्ति पर लगा है डायरेक्ट उसी ने पे कर दिया है तो उसको डायरेक्ट टैक्स ही बोलेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स इन स्टेट असेंबली, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। देखिए हमारे जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट 3 चीजों से मिलकर बनती है। ठीक है, ये हमारी पार्लियामेंट है, जैसे मान लीजिए ये हमारी पार्लियामेंट है, इसके ये 3 अंग है, ये 3 चीजों से मिलकर बनती है। किस किस से मिलकर बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चन भी आपके आ सकता है कि राज्यसभा जो हमारी पार्लियामेंट है, संसद किस किस से मिलकर बनती है। तो मोस्टली क्या होता है कि बच्चे प्रेसिडेंट को भूल जाते हैं, जबकि प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो अभी हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट असेंबली, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो वो कितनी हो सकती है? 500, 500। ठीक है, 500 कैन बी दी मैक्सिमम, इससे कम हो सकती है लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकती। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द ग्राम पंचायत, इन निम्न में से ग्राम पंचायत की आय का स्रोत क्या है। जो हमारे गाँव में ग्राम पंचायत होती है उनको इनकम जो है वो कहाँ से मिलती है। ठीक है, उनको इनकम कहाँ से मिलती है? ऑप्शंस देखते हैं। क्या वो इनकम टैक्स से मिलती है, क्या वो सेल्स टैक्स से मिलती है, क्या वो प्रोफेशनल टैक्स से मिलती है, या फिर लिवाई ड्यूटीज से मिलती है।
इसका सही आंसर होगा, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? इट्स राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। यस, लिवाई ड्यूटीज जो होती हैं, जो लगती हैं, उनसे जो इनकम होती है वो शिफ्ट कर दी जाती है कहाँ पर? ग्राम पंचायतों को। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? द टर्म टी इज कनेक्टेड विद, निम्न में से जो टी टर्म है वो किससे संबंधित है? क्या वो पोलो से संबंधित है, क्या वो गोल्फ से संबंधित है, क्या वो ब्रिज से संबंधित है, या फिर बिलियर्ड से संबंधित है? ये कुछ गेम्स हैं, इनके नाम हैं, इनके बारे में जरूरी नहीं है हर किसी को पता हो, बट अगर पता है तो दैट्स रियली गुड। तो जो टर्म है टी, ओके, दैट इज रिलेटेड टू गोल्फ। ओके, गोल्फ, गोल्फ से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? नोबेल प्राइज आर डिस्ट्रीब्यूटेड एनुअली एट, हर साल नोबेल जो पुरस्कार होता है उसका आयोजन कहाँ होता है? इसमें जगह का नाम पूछा है, तो उसका आयोजन कहाँ, कौन सी जगह होता है? इज इट मनीला, इज इट स्टॉकहोम, इज इट जेनेवा, इज इट न्यूयॉर्क? तो बताइए आपका आंसर क्या होगा? टिक कीजिए, यू हैव 5 सेकेंड्स, बताइए। आंसर विल बी स्टॉकहोम। जो नोबेल प्राइज है वो कौन सी जगह दिए जाते हैं? स्टॉकहोम। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? सपोज इफ इट रेज व्हाट शैल वी डू? ओके, ये जो आपका 11th क्वेश्चन है, ये आपके इंग्लिश का क्वेश्चन है, इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है एरर कहाँ पर है, जो एरर आता है ना वो बताना है आपको, इसमें एरर कहाँ पर है। इसके ऑप्शंस की तरफ चलते हैं हम। ऑप्शंस, ओके, इसके ऑप्शंस में गिवन है, आपको ऐसे ही बताना है कि इसमें जो एरर होगा वो कहाँ होगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ, इसमें जो एरर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर ए में। क्यों ऑप्शन नंबर ए में क्यों होगा? क्योंकि सपोज और इफ जो है वो एक साथ नहीं आते हैं, या तो यहाँ पर सपोज यूज होगा या फिर इफ होगा। ये सेंटेंस किस तरह से हो सकते हैं? या तो ऐसे हो सकता है कि सपोज इट रेन्स व्हाट शैल वी डू, ओके, कि मान लो मान लो वर्षा होती है तो हम क्या करेंगे। या फिर ये ऐसे हो सकता है इफ इट रेन्स व्हाट शैल वी डू, यदि वर्षा होती है तो क्या करेंगे, समझ लो, लेकिन दोनों चीजें एक साथ नहीं यूज होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अपने की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? द कैपिटल अलोंग विद हिज टीम द कैप्टन, ओके, क्वेश्चन नंबर 12 says the captain along with his team are practicing very hard for the forthcoming match, no error। तो इसमें आपको बताना है कौन से पार्ट में जो है वो एरर है। इसके 4 पार्ट हैं, देखिए। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? द कैप्टन अलोंग विद हिज टीम, ओके। ऑप्शन नंबर बी, आर प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड। ऑप्शन नंबर सी, फॉर द फोर्थकमिंग मैच। ऑप्शन नंबर डी, नो एरर। तो आपको बताना है इनमें से क्या इनमें एरर है या फिर इनमें कोई एरर नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। मैं आपको बताती हूँ इसका ऑप्शन नंबर बी क्यों होगा। जब हम इंग्लिश ग्रामर में बात करते हैं कि कैप्टन अलोंग विद हिज टीम, तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आएगी ना वो टीम के अकॉर्डिंग नहीं आएगी, वो आएगी दी कैप्टन के अकॉर्डिंग। और कैप्टन एक बंदा है, राइट? तो एक बंदे के लिए हम आर यूज नहीं करते, एक बंदे के लिए क्या यूज करते हैं हम? इज। तो यहाँ पर गलत गलत क्या है? आर की जगह क्या आएगा? इज। यू गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? इट वॉज हिम हु केम रनिंग इनटू द क्लासरूम एंड नो एरर। ऑप्शन नंबर ए सेज इट वॉज हिम। ऑप्शन नंबर बी कहता है हु केम रनिंग। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है? इनटू द क्लासरूम। एंड ऑप्शन नंबर डी, नो एरर। तो आप बताइए इसमें एरर कहाँ है? आप बताइए, सोचिए इसमें एरर कौन सी जगह है? क्या आपको ऐसा लग रहा है, कौन सा पॉइंट ऐसा है जो आपको ऐसा लग रहा है, जो ऑप्शन कि शायद ये कुछ अजीब लग रहा है, यहाँ पर कुछ सही नहीं है? क्लिक करिए, टिक करिए अपने हिसाब से, कौन सा ऑप्शन होगा वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात कर रहे थे। इट वॉज हिम हु केम रनिंग इनटू द क्लासरूम एंड नो एरर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए।
मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, डोंट वरी। अगर मैं कोशिश करती हूँ कि आपको जो भी क्वेश्चन करवाती हूँ उसको आपके उसका जो बैकग्राउंड है, उसका जो क्रक्स है वो आपको बताऊँ, जिससे कि उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन दोबारा आपके सामने आता है तो वो भी गलत ना हो। तो देखिए इसमें जो मिस्टेक है, जो एरर है, वो ऑप्शन नंबर ए में है, लेकिन वो एरर कहाँ है? वो एरर है इसमें, हिम। यहाँ पर हिम नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा इट वॉज ही। इट वॉज ही केम रनिंग इनटू द क्लासरूम। गॉट इट? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? द कैपिटल ऑफ यमन, द कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटिंग 2190 मीटर अबव द सी लेवल। इसमें आपका एरर कहाँ होगा? तो इसमें आपको ढूंढना है वेयर इज द एरर। इसमें जो एरर होगा बताइए, वो एरर होगा ऑप्शन नंबर बी में। आप कहेंगे मैम यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब भी सही लगी हुई है, इज लगी हुई है यमन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ क्या प्रॉब्लम है, क्या मिस्टेक है? यहाँ पर जो मिस्टेक है वो है सिचुएटिंग। यहाँ पर सिचुएटिंग नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा इज सिचुएटेड। ओके, जब हम किसी जगह के बारे में बोलते हैं कि दिस पर्टिकुलर प्लेस इज सिचुएटेड एट दिस प्लेस, ओके, तो वहाँ पर सिचुएटेड आता है, नॉट सिचुएटिंग। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 सेज राम was senior to Sam in college and no error। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है? राम was। यहाँ तक ठीक लग रहा है। ऑप्शन नंबर बी सेज senior to, ओके। ऑप्शन नंबर सी सेज Sam in college। तो इसमें आप बताइए कहाँ पर एरर आपको लग रहा है? कहाँ पर ऐसी सुनने में या बोलने में या पढ़ने में कहाँ पर थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ऑकवर्ड लग रहा है कि नो दिस इज नॉट फैमिलियर, कहाँ पर आपको अलग लग रहा है? तो वही आपका आंसर होगा। एक बार कभी ना इंट्यूशन जो हमारे अंदर से आता है उसको सुना कीजिए कि ये एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा है, तो कभी कभी वो भी सही हो जाते हैं। इसमें बताइए कहाँ सही होगा? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राम वॉज, इट इज एब्सोल्युटली राइट। सेकेंड ऑप्शन सीनियर टू शाम इन कॉलेज, तो इसमें जो ऑप्शन, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसी कैसे सही होगा? देखिए इसका जो करेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन होगा वो ऐसे होगा, राम वाज सीनियर टू श्याम इन दी कॉलेज। यहाँ पर आएगा इन दी कॉलेज। चलिए ये आपके एरर वाले क्वेश्चंस हो गए पूरे। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक, ये क्या कहता है? इन द क्वेश्चन सेंटेंसेस आर गिवन विद ब्लैंक्स टू बी filled in an appropriate words. 4 alternatives are suggested for each question. Choose the correct alternative out of the 4। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना कि कौन सा जो वर्ड है वो जो ब्लैंक स्पेस दिया है वहाँ पर सही तरीके से फिट बैठता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं हम। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ट, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ट मतलब जिस जगह पर पक्षियों को इकट्ठा करके रखा जाता है, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? इज इट एपायरी, इज इट एवायरी और इज इट नर्सरी? तो बताइए इस जगह को क्या बोलते हैं? इस जगह को बोला जाता है एवियरी। ठीक है, इस जगह को बोला जाता है अवेयरी। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ट इज कॉल्ड अवेयरी। याद रहेगा आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 सेज फॉर अ चाइल्ड अ ब्लो, ओके, ब्लैंक स्पेस, सेल्फ स्टीम इज अ टेरिबल थिंग। यहाँ पर आपको बताना है कि ब्लो के बाद में जो कंजक्शन वर्ब आएगी वो क्या आएगी? क्या वो ऑफ आएगी या विद आएगा, टू आएगा या ऑन आएगा? तो आपको इसका सही आंसर बताना, तो इसका सही आंसर होगा ऑफ। फॉर अ चाइल्ड अ ब्लो ऑफ सेल्फ स्टीम इज टेरिबल थिंग। सेंटेंस का मीनिंग क्या है? एक बच्चे के लिए जो एक दबी हुई सेल्फ स्टीम होती है वो एक टेरिबल थिंग होती है, मतलब वो खतरनाक होती है उसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 सेज द चेयरमैन इज इल एंड वी ऑल एंड विल हैव टू blank space the meeting for few days। The chairman is ill and will have to blank space the meeting for few days। यहाँ पर क्या आएगा appropriate word? Is it put on, is it put off, is it put away और is it put off? ठीक है, आपको इसका सही आंसर बताना है, तो its right answer will be option number D। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? The chairman is ill and will have to put off the meeting for few days।
इसका क्या मतलब है, जो चेयरमैन है वो बीमार है, हमें मीटिंग को थोड़े टाइम के लिए पुट ऑफ, मतलब कि आगे करना पड़ेगा, या फिर थोड़े टाइम के लिए उसको स्थगित करना पड़ेगा, हम ये भी कह सकते हैं। चलिए, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं विद द एक्सप्लेनेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, he is very good he is very good blank space making stories, he is very good blank space making stories। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रीपोजिशन बेसिकली आपको बताना है, यहाँ पर in आएगा, about आएगा, at आएगा या for आएगा। ओके, he is very good, he is very good क्या आएगा, at making stories। यहाँ पर जो राइट प्रीपोजिशन का जो यूज होगा वो होगा एट, ही इज वेरी गुड एट मेकिंग स्टोरीज, इन नहीं आएगा, ठीक है, एट आएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल कॉल्ड ब्लैंक स्पेस एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द क्लर्क, द प्रिंसिपल कॉल्ड ब्लैंक स्पेस एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द क्लर्क। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमें आंसर बताना है, यहाँ पर क्या आएगा, ऑन आएगा, आउट आएगा, फोर आएगा या इन आएगा। चलिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा 4। आई होप आप अपनी तरफ से क्वेश्चंस को टिक कर रहे हैं, राइट। इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 4 आएगा यहाँ पर। द प्रेसिडेंट कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द क्लर्क, गॉट इट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, इट इज आवर ड्यूटी टू गेट ब्लैंक स्पेस। ओके, पहले इसके डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 to 25 हमें दिए हुए हैं। इन दीज क्वेश्चंस चूज द ऑल्टरनेटिव व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, इट इज आवर ड्यूटी टू गेट ब्लैंक स्पेस द ट्रूथ। तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा, टू आएगा, ओवर आएगा, इनटू आएगा या फिर एट आएगा। तो इसका सही आंसर होगा, बताइए क्या होगा। यस, इट्स राइट आंसर विल बी एट। इट इज आवर ड्यूटी टू गेट एट दी ट्रूथ, ठीक है। पोजीशन आप याद कर लीजिए, पोजीशन के बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और वो आपको आने बहुत जरूरी है, बहुत अच्छे स्कोरिंग जो टॉपिक है ये है पोजीशन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, इट सेज अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस। सभी बीमारियों के लिए कौन सी एक रेमेडी है, तो क्या कहा जाएगा, और रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा पेनेसिया। पेनेसिया इज रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 23, अ मैन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी। अ मैन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी मतलब ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे जो अपना पैसा लग्जरी पर खर्च करता है। तो उसके लिए जो राइट वर्ड है वो कौन सा होगा, इज इट एक्सटेम्पो, इज इट एक्स्ट्रावेगेंट, इज इट नाइफ और इज इट सर्ज। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इट्स राइट आंसर विल बी एक्स्ट्रावेगेंट। ओके, इट्स राइट आंसर विल बी एक्स्ट्रावेगेंट मतलब जो लग्जरियस चीज़ों पर, लग्जरियस आइटम्स पर बहुत ज़्यादा खर्च करते होंगे। जैसे आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे वो कहते होंगे कि वो आईफोन ही रखते हैं, या फिर कुछ लोग होंगे कि मुझे इस पर्टिकुलर बाइक को ही लेना है और उसी पर अननेसेसरी खर्चा करते जाते हैं। तो दोज पीपल आर कॉल्ड एक्स्ट्रावेगेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ये क्या कहता है, कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स। कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स मतलब बहुत सारी पत्नियां रखने का जो रिवाज होता है उसे क्या कहा जाता है, उस रिवाज को कहा जाता है पॉलीगैमी। ओके, उस रिवाज को कहा जाता है पॉलीगैमी, ऑल्दो दिस इज अनएथिकल बट इट इज व्हाट इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, द वन हु नो मैनी लैंग्वेजेस, वो जिसे बहुत सारी भाषाएं आती हो, कोई एक जिसे बहुत सारी भाषाएं आती हो उसे क्या कहेंगे। इज इट पॉलीगैमी, इसके बारे में हमने अभी पढ़ा, ये तो नहीं है। इज इट पॉपुलर, इज इट पेनेसिया और इज इट पॉलीगॉट। तो इसका राइट आंसर विल बी डी, ऑप्शन नंबर डी, पॉलीग्लॉट इज
the correct word for the person who knows many languages. Now we have question number 26 to 30. इनमें क्या कहा गया है? In these questions choose the word opposite in meaning to the given words. मतलब यहाँ पर हमें एंटोनिम बताना है, ठीक है, कि राइट एंटोनिम कौन सा होगा. चलिए, प्लॉजिबल. क्वेश्चन नंबर 26 का वर्ड है प्लॉजिबल. इसका एंटोनिम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26 का एंटोनिम क्या होगा, मतलब ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? इज इट implausible, is it unplausible, is it implausible और displausible? तो आप इनमें से बताइए कौन सा होगा इसका राइट आंसर. इट्स राइट आंसर विल बी implausible. वर्ड इज प्लॉजिबल, हमें इसका ऑपोजिट बताना है, तो इट्स राइट आंसर विल बी implausible. गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 जो वर्ड है उसका नाम है जीनियल. इस वर्ड का हमें ऑपोजिट बताना है, तो इसका ऑपोजिट वर्ड होगा बुरिश. ओके, बुरिश. अच्छा, आपको छोटी सी ट्रिक बताते हैं. जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या फिर आप पुराने पेपर्स को रिव्यू कर रहे होते हैं, तो आप क्या करा करिए, जैसे आप अपने पास फोन तो ऑब्वियसली आपके पास रहता ही है, आप एक काम क्यों नहीं करते कि आप उसमें गूगल खोल के रखिए. आप पहले जीनियल वर्ड टाइप करिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीनियल. ठीक है, उसका मीनिंग आपको पता चल गया. फिर आप ये जो चारों वर्ड्स हैं इनके भी सर्च करिए कि वो ये जो वर्ड्स हैं चारों, इनका मीनिंग क्या है. ठीक है, तो इनका मीनिंग जब आप पता करेंगे तो इनमें से 3 का मीनिंग ऐसा होगा जो इसके सिमिलर होगा और किसी एक का मीनिंग ऐसा होगा जो इसके ऑपोजिट होगा. तो आप वहीं से ही, इससे आपको डबल फायदे में, एक तो आपको जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्लियर हो जाएगा. दूसरा, इनमें से ही अगर रिलेटेड आगे कल को कोई क्वेश्चन और आता है तो वो भी आप अटेम्प्ट करने में समर्थ हो जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28. ये क्या कहता है? वी हैव द क्वेश्चन डिमोलिश. डिमोलिश का ऑपोजिट क्या होगा? डिमोलिश का ऑपोजिट क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बिल्ड. डिमोलिश का मतलब क्या होता है? किसी चीज को ध्वस्त कर देना. ठीक है, और बिल्ड मतलब किसी चीज का निर्माण करना. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 29. इट सेज फ्रेलिटी. जो वर्ड दिया हुआ है वो है फ्रेलिटी. हमें इसका ऑपोजिट मीनिंग बताना है. तो फ्रेलिटी का ऑपोजिट मीनिंग क्या होता है? फ्रेलिटी का मतलब बेसिकली होता है वीकनेस. ठीक है, तो इसका ऑपोजिट वर्ड होगा स्ट्रेंथ. ठीक है, ऑपोजिट वर्ड होगा स्ट्रेंथ. क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? प्रिवेंट. क्वेश्चन नंबर 30 का जो वर्ड है वो है हमारे पास प्रिवेंट. तो इस प्रिवेंट का ऑपोजिट वर्ड हमें बताना है. तो प्रिवेंट का मीनिंग क्या होता है? एक्चुअली किसी चीज को रोकना. टू प्रिवेंट एनीथिंग, टू प्रिवेंट समवन. इसका मतलब किसी चीज को, किसी व्यक्ति को रोकना. ओके, ब्लॉक का मतलब भी रोकना होता है, प्रोटेक्ट का मतलब भी रोकना होता है, एंड हिंडर का मतलब भी रोकना होता है. द ओनली वर्ड हियर इट इज इंड्यूस. ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा. इंड्यूस मतलब किसी चीज को अलाउ करना. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? द नंबर, ये आपको एक नंबर गिवन है, इज डिविजिबल बाय. ये जो नंबर है ये किससे डिविजिबल है? तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आपको करनी पड़ेगी. अगर मैं आपको अभी यहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करवाने बैठती हूँ तो आपका मेरा बहुत समय चला जाएगा. तो इट्स बेटर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन को खुद से करिए, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन कभी भी रिपीट नहीं होते हैं. संख्याएं चेंज होती है लेकिन क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं. तो इसका मैं आपको आंसर बता देती हूँ. इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए. आप इसको करके देख सकते हैं, सॉल्व करके देख सकते हैं, आपका आंसर सही है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. द सिंप्लीफिकेशन ऑफ 33.33 डिवाइडेड बाय 1.1 विल बी. निम्न में से 33.33 बटा 1.1 का सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन क्या होगा? तो इट्स आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. सिंप्लीफिकेशन आपको आता होगा, आपके कोर्स में है, सिलेबस में है, तो सिंप्लीफिकेशन आपको आना चाहिए. इसका आंसर होगा डी. चलिए क्वेश्चन नंबर 33. द स्क्वायर रूट ऑफ 73.96 इज. द स्क्वायर रूट ऑफ 73.96 इज. निम्न में से 73.96 का स्क्वायर रूट क्या है? तो इट्स आंसर इज 8.6. 8.6.
जो है वो 73.96 का स्क्वायर रूट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 216 एंड देयर एचसीएफ इज 3, व्हाट इज देयर एलसीएम। देखिए किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो 216 है, अगर उसका एचसीएफ 3 है तो उसका एलसीएम निम्न में से क्या होगा। मैथमेटिकल छोटी सी कैलकुलेशन होगी, वो आपको करके देख लेना। इसको तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। तो इट्स आंसर इज बी, ऑप्शन नंबर बी, 72 विल बी दी एलसीएम। को एलसीएम निकालना आता है, नहीं आता है, देखिए एक फॉर्मूला होता है इस तरह से। ओके मैं आपको भी फॉर्मूला बताने बैठूंगी तो इट विल टेक मच टाइम, सो विल डिस्कस इट सम अदर डे। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, द एवरेज ऑफ 67 वैल्यूज इज 35 if in each of the values 4 is added, the average of the new values will be। अगर किन्हीं 67 अंकों का औसत 35 है और हर एक अंक में यदि हम 4 जोड़ते हैं तो नए अंकों का जो औसत होगा वो क्या होगा, तो उसका औसत क्या होगा 39। देखिए एवरेज का एक नियम होता है कि जब आपको ऐसे सिमिलर लाइन में एवरेज दे रखा है कि इट्स एवरेज 35 और हर संख्या में सेम डिजिट को जोड़ा जाए। इस क्वेश्चन में सही वही चीज हुआ ना, हमारे पास 67 आइटम्स थे, उनका एवरेज था 35 और यहाँ पर हर आइटम में 67 आइटम्स में 4 संख्या जो इसको जोड़ा गया है, तो ऑटोमेटिकली जो एवरेज होगा उसमें भी 4 ऐड हो जाएंगे, तो इसका आंसर विल बी 39। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन 1 आवर टू 1 डे। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन 1 आवर टू 1 डे। एक दिन से एक घंटे का अनुपात क्या होगा, एक दिन से एक घंटे का अनुपात क्या होगा, तो इसको आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं। एक दिन में कितने आवर्स होते हैं 24 और एक घंटा एक, तो 1:24, इट मींस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, कन्वर्ट 6% इनटू अ डेसिमल। 6 को दशमलव में बदलने पर क्या होगा, 6 को दशमलव पर बदलने पर क्या होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.06। दशमलव को बदलने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं, तो करेंगे तो 0.06 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन नंबर 38, a man buys a toy for 100 rupees and sells it for 150, then his gain percent is। एक व्यक्ति किसी खिलौने को 100 रुपए में खरीदता है और 150 रुपए में बेचता है, तो उसका लाभ का जो प्रतिशत होगा वो क्या होगा। तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि उसने किसी चीज़ को 100 रुपए में खरीदा और 50 रुपए में बेच दिया और उसका जो प्रॉफिट आया, मार्जिन कितना है इसका 50, तो इसको कैसे निकालते हैं, 50 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, तो 100 से 100 कट गया, कितना बचा 50, सो 50%। ओके सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल ₹7500 डबल एट 8% सिंपल इंटरेस्ट। 8% की साधारण ब्याज दर से कितने साल में 7500 रुपये जो होंगे वो दुगना हो जाएंगे। मतलब 7500 रुपये हैं जो 15,000 8% की दर से कितने साल में हो जाएंगे। तो बेसिकली हमें यहाँ पर टाइम बताना है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें टाइम बताना है। टाइम कितना होगा इसका 12.5 ईयर्स, 12.5 साल में जो 7500 रुपये हैं वो 8% की दर से दुगने हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, एक्सप्रेस 63 किलोमीटर आवर इंटू मिनट पर सेकेंड 63 किलोमीटर आवर को मिनट सेकेंड में बदलिए।
63 किलोमीटर पर आवर को मिनट पर सेकंड में बदलिए। मतलब कोई एक ट्रेन है, मान लीजिए वो 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, तो आपको बताना है कि वो एक सेकंड में कितने मीटर पर सेकंड चलती है। तो इसको आपको आंसर निकालना है, तो इट्स आंसर विल बी 17.5 मीटर पर सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 41, विच सिंबल इज यूज टू राइट अलाइन द टेक्स्ट इन अ टेबल। निम्न में से कौन सा चिन्ह टेबल में टेक्स्ट को राइट अलाइन करने में इस्तेमाल होता है। तो इसका राइट आंसर होगा, राइट अलाइन करने में कौन सा टेक्स्ट जो होता है वो इस्तेमाल होता है, तो होता है ये, इसको हम डॉलर का साइन भी कह देते हैं कभी कभार। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ समराइजिंग डेटा फ्रॉम मोर देन वन सोर्स कॉल्ड। ओके, लेट मी रेक्टिफाई वन थिंग, आई थॉट दीज आर रीजनिंग क्वेश्चंस बट दीज आर कंप्यूटर क्वेश्चंस। ये आपके कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस है, नॉट रीजनिंग क्वेश्चन। ओके, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक, मैंने इनको रीजनिंग के क्वेश्चंस बताए, रीजनिंग के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ समराइजिंग डेटा फ्रॉम मोर देन वन सोर्स कॉल्ड। डेटा को एक से अधिक सोर्स से समराइज करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इज इट डेटा वैलिडेशन, इज इट डेटा कंसोलिडेशन, इज इट डेटा फॉर्म और इज इट डेटा फिल्टर, इनको क्या कहेंगे। तो इसका राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। डेटा कंसोलिडेशन जो है वो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम एक से ज़्यादा सोर्सेज को समराइज कर सकते हैं, उसे इंफॉर्मेशन को समराइज कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, सीपीयू स्टैंड्स फॉर। सीपीयू आप सबको पता है कंप्यूटर में सीपीयू होता है, उसकी फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म होगी ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 44, आउटलुक एक्सप्रेस इज अ। आउटलुक एक्सप्रेस जो है वो क्या है, आपको बताना है आउटलुक एक्सप्रेस जो है वो क्या है। इज इट ईमेल क्लाइंट, इज इट शेड्यूलर, इज इट एड्रेस बुक और ये ऑल ऑफ दीज। तो आउटलुक एक्सप्रेस जो है वो ऑल ऑफ दी अबव है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, आउटपुट डिवाइस इज। आउटपुट डिवाइस क्या है, क्वेश्चन नंबर 45 पूछ रहा है आउटपुट डिवाइस क्या है। इनमें से कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और प्रिंटर। तो आप मुझे बताइए इनमें से आउटपुट डिवाइस क्या है। आपको पता है आउटपुट और इनपुट क्या होता है, यू नो वेल राइट। तो देखिए सीपीयू होता है, उससे हम इंफॉर्मेशन इनपुट कंप्यूटर को देते हैं। ओके, माउस होता है, उससे भी हम इंफॉर्मेशन इनपुट देते हैं। कीबोर्ड होता है, उससे भी इंफॉर्मेशन इनपुट की जाती है। बट प्रिंटर इज द ओनली थिंग जिससे हमें जो इंफॉर्मेशन है वो हमें बाहरी तौर पर मिलती है। तो प्रिंटर इज द आउटपुट डिवाइस। ओके, समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, बस बहुत थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं और अभी आप लास्ट में एनालिसिस करना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 46 से विच इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए माउस, प्रिंटर, स्पीकर और स्क्रीन। देखिए अब भी जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि जो माउस है वो इनपुट डिवाइस है। ठीक है, जब वो इनपुट डिवाइस है तो हाउ कैन इट बी आउटपुट डिवाइस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, इथरनेट, लैन, टोकन रिंग एंड टोकन बस आर टाइप्स ऑफ। इथरनेट, लैन, टोकन रिंग और टोकन बस किसके प्रकार हैं। ये सब क्या है, मतलब जो वर्ड्स मैंने अभी बोले हैं इथरनेट, लैन, टोकन रिंग, टोकन बस, ये किस चीज के टाइप्स हैं। तो आपको इसको बताना है, इसका आंसर जो राइट आंसर होगा वो होगा लैन। ये सब लैन के टाइप्स हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द कंपैरिजन ऑपरेटर। निम्न में से कंपैरिजन ऑपरेटर कौन सा है।
इनमें से कंपैरिजन ऑपरेटर जो है वो कौन सा है, ये या फिर नन ऑफ द अबव। तो इनमें से इसका राइट आंसर होगा नन ऑफ द अबव। ठीक है, इनमें से कोई सा भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, second last question of our today's series. In order to include pictures, data type must be. In order to include pictures, जो डेटा टाइप है वो किस प्रकार का होना चाहिए? पिक्चर्स को डेटा में सम्मिलित करने के लिए जो डेटा का टाइप है वो क्या होना चाहिए? ओके, तो इसका राइट आंसर है OLE, ओल्ड इज द राइट आंसर। इसका जो टाइप है वो, जैसे पिक्चर्स के टाइप होते हैं, जैसे कई बार जो डेटा होता है वो कभी हमें PDF में मिलती है, कभी PPT में मिलता है, कभी वो JPG फाइल में मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से OLE इज द टाइप ऑफ डेटा जिसमें पिक्चर होनी चाहिए अगर आपको उसे अपने डेटा में सम्मिलित करना है तो। So here comes the last question of our today's series, that is in which table we find the pivot table command. कौन से टेबल में pivot table command मिलती है? तो इसका राइट आंसर जो होगा इट विल बी डेटा। डेटा जो है इसमें हमें pivot कमांड मिलती है। तो चलिए अब मुझे आप बताइए, आप अपने अपने क्वेश्चंस आंसर काउंट कीजिए, आई एम वेटिंग। काउंट कीजिए और देखिए आपने कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आपके कितने गलत हुए हैं। हमारे टोटल आज हमने 50 क्वेश्चंस किए थे, राइट। 50 में से देखते हैं किसके 25 क्वेश्चन सही हुए हैं, किसके 25 गलत हुए हैं और किसके 40 प्लस सही हुए हैं। जिसके जितने भी क्वेश्चन सही हुए हैं आप एक बार आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, इस तरह से हमारा जो हमने आर्मी क्लर्क का जो एग्ज़ाम था उसको हमने एनालिसिस कर लिया है। आपको पता चल गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं आपसे। तो आपकी जो तैयारी है वो उसको आप इसी तरह से करिए कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका लेवल क्या है ये भी आपको पता चल गया। कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कौन कौन से सिलेबस, आपका सिलेबस ऑलरेडी आपको पता ही होगा क्या। तो आपको एक आइडिया मिल गया एग्जैक्टली जो पेपर का फॉर्मेट होगा वो कैसा होगा, वो ऐसा होगा जैसा आज हमने किया है। तो चलिए, आज हमने जो क्वेश्चंस किए हैं आने वाली लेक्चर्स में ऐसे ही कुछ पुराने पेपर्स के साथ में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में और अदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके साथ में आएंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करते रहिए, बिकॉज दैट्स द ओनली ऑप्शन जिससे आप अपनी जो तैयारी है उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बाकी सबको पीछे छोड़ सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। रिवीजन इज द की, ओके, रिमेंबर। चलिए, एंड यस, कीप योर जोश हाई, ओके, जोश को कभी ठंडा मत होने देना। रनिंग कीजिए अच्छे से और अपने पेपर की तैयारी कीजिए। गुड लक। चलिए, मिलते हैं बहुत जल्दी ही नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।